नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और ये साइंस की क्लासेस आपके ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए या फिर जिसमें साइंस आता है उन सारी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे ग्रुप डी के यहाँ पे PYQs करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शिफ्ट वाइज चल रहे हैं और आज जो शिफ्ट रहने वाली है 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट कर गए हैं। इससे पहले मैं आपकी 17 अगस्त 2022 से लेकर 30 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट कर चुका हूं। आज जो कर रहे हैं वो 1 सितंबर वाली कर रहे हैं। तो जो आपके PYQs हैं यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, हम इनको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट के। तो जितने साथी मेरे साथ में अभी जुड़ रहे हैं मैं उनसे गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। इसके अलावा ये भी बोलना चाहूँगा कि हाँ जी, आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद पढ़ने का मौका होता है और पढ़ते टाइम में आपके पास में कॉपी और पेन अगर होता है तो आप उस टाइम पे शेयर नहीं करते। तो अभी मौका है, शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं बताना चाहूँ सबसे पहले कि हमारा एक बैच है जो कि साइंस स्पेशल बैच है, और इस साइंस स्पेशल बैच को पढ़ा रहा हूँ मैं। और इसमें आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट कराने वाला हूँ केवल 99 रुपये में, यानी 99 रुपये में। तो जल्दी कीजिए, ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है और इसमें क्लासेस भी, आपकी डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं और ये क्लासेस आपके बाद, इसके बाद में आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं। और ये बैच आपको कहाँ मिलने वाला है? तो यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। तो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर पर जाकर। प्ले स्टोर पर जाके आप यादविन स्मार्ट क्लासेस सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर ये बैच खरीद सकते हैं, क्योंकि इससे सस्ता और इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। अगर आप डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप डेमो क्लासेस के लिए यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में जाके आप दोनों डेमो क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मोशन को भी पढ़ाया है और इसके अलावा सेल को भी पढ़ाया है। अब बात करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, कहता है क्या कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हमें यहाँ पे क्या बताना है? बैलेंस रिएक्शन बताना है। और इसने दे रखा है कि हाइड्रोजन के साथ में अगर मैं ब्रोमीन की अभिक्रिया कराऊं तो क्या बन रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन रहा है। तो आपको सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो बैलेंस करके हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप खुद सोचो, हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन तो एक गैस होती है और गैस के लिए हम किसका यूज करते हैं? H2 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? H2 का यूज करते हैं। तो जितने भी आपके पास में H है वो सारे हट जाएंगे, H2 वाले सही होंगे। तो ए ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन खत्म, बी बचा और डी बचा। बोल रहा है ब्रोमीन। ब्रोमीन को क्या करते हैं? तो ब्रोमीन का यहाँ पे Br2 होता है, तो इस आधार पर बी आपका गलत हो जाएगा। बचा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, तो जो हो जाएगा H2 प्लस Br2 इक्वल टू 2HBr। तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्या होता है? HBr होता है। ठीक है, अगर आपसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला पूछा जाए तो हमें क्या बनाना है? HBr बनाना है। लेकिन इसमें अगर हम बैलेंस करेंगे तो देखो, हाइड्रोजन 2 हैं, ब्रोमियम 2 हैं, और इस पर ब्रोमीन के बाद में यहाँ पे हमने क्या किया? बैलेंस कर दिया कि दोनों ही चीजें, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे ब्रोमीन भी 2 हो गए। ठीक है, डी ऑप्शन किनका दिया आगे? बिल्कुल हाँ जी, ASP ने आंसर दिया है, डी है। और त्रिषा शर्मा गुड इवनिंग। अब बाकी का आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपने देखा होगा कि आपके पास में जो सिग्नल होते हैं ना, हम सिग्नल देखते हैं, ट्रेन में चलते हो तो सिग्नल देखते होगे, चौराहे पर, किसी चौराहे पर आप जाते हो तो वहां पे भी सिग्नल देखते होगे। सिग्नल में आप देखते होगे कि लाल रंग की लाइट होती है, ठीक है, रेड कलर की लाइट होती है। गुड मॉर्निंग नहीं है भाई, फोकस ऑन टारगेट। अगर अभी उठे हो तो फिर मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई शाम हो चुकी है। शाम होने के बाद में ही मैं शाम के आपके सामने आता हूँ, शाम को 6 बजे। लाल रंग का प्रकाश जो होता है हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये दूर से दिखाई दे जाता है। और अगर ये दूर से दिखाई दे जाता है तो इसमें क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है? 2 सुरंग की दूरी होती है। तो ये क्या है? ये तरंग दैर्घ्य है और ये तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इस वजह से हमें क्या दिखता है? लाल रंग का प्रकाश दूर से दिखाई दे जाता है। तो हम यहाँ पे लास्ट वाली लाइन की बात कर रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों के तरंग दैर्घ्य की तुलना में ज्यादा होती है कि कम होती है? तो भाई ज्यादा होती है। तो आपका ज्यादा वाला आंसर कौन सा है? एक ये है और एक ये है, तो ए गलत हो जाएगा और आपका डी गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा अब हमारे पास में ये वाला बचा, इसको देखते हैं कि लाल रंग का प्रकाश है, कोहरे या धुएं से
ज्यादा प्रकीर्णित होगा या फिर कम प्रकीर्णित होगा? तो भाई अगर वो प्रकीर्णित हो जाएगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें दिखाई देता है, इसलिए कह सकते हैं कि वो ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन कम प्रकीर्णित होगा। और प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। सर हमने सभी टाइम की नमस्ते करी है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सभी टाइम की है तो वही मॉर्निंग की गुड मॉर्निंग, दोपहर की आफ्टरनून होगी, और शाम चली गुड इवनिंग, और रात में सोने जाएंगे तो गुड नाइट। ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया कि लाल रंग का प्रकाश जो होता है, जैसे आपके वातावरण में क्या होते हैं, वातावरण में छोटे छोटे कण होते हैं। जब इन कणों से कोई लाल रंग का प्रकाश टकराता है तो वो कम प्रकीर्णन, यानी प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और कम प्रकीर्णन की वजह से जब वो फैल ही नहीं रहा है तो हमें वो सीधा सीधा दिखाई देता है। और सीधा सीधा के साथ में क्या होगा कि उसकी तरंग दैर्घ्य भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैं दूर से उसे देख सकता हूं, इसलिए उसको सिग्नल में यूज किया जाता है। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि एक प्रकाशिक उपकरण है, वो कोई भी हो सकता है, कोई लेंस हो सकता है, कोई दर्पण हो सकता है, क्योंकि प्रकाशिक उपकरण क्या होते हैं, लेंस और दर्पण होते हैं। सर मेरा नेट स्लो है। हाँ जी, अब नेट स्लो है तो मैं नेट तो नहीं डलवा सकता। कोशिश करो एयरप्लेन मोड पे। वही हमारे इंडियंस होते हैं, जितने भी इंडियंस, वो क्या करते हैं कि अगर नेट स्लो होता है तो एयरप्लेन मोड पे लगा के फिर से ऑन कर लेते हैं, तो उनका जो नेट है वो सही हो जाता है। दूसरा, अगर किसी के कॉल पे आवाज़ कम आ रही होती है तो हम लोग काट के दोबारा मिला लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें समझ में नहीं आती, मतलब इंडियंस को समझ में आती है, बाकी किसी को समझ में नहीं आती। तो नेट स्लो है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एयरप्लेन मोड पे लाके दोबारा से चेक कर लो, हो सकता है सही हो जाए। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ पे, थर्ड पे। एक प्रकाशिक उपकरण है एक्स। अब ये एक्स जो है वो प्रकाशिक उपकरण के लिए बात कर रहा है, अपने वाले के बारे में मत सोच लेना। कि उसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यानी फोकस दूरी मुझे क्या दे रखी है, माइनस के 30 सेंटीमीटर दे रखी है। पूछा गया है कि एक्स क्या हो सकता है। वो सभी जानते हैं एक्स क्या होता है, लेकिन यहां की बात करें कि एक्स क्या हो सकता है, कि यहां पर फोकस दूरी नेगेटिव में दे रखा है। आप देखो माइनस का 30 सेंटीमीटर है, और जब भी नेगेटिव फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव में किसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है भाई, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है। इसके अलावा भी किसी की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो भाई जो दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण, इसकी भी फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है। क्यों होती है, तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि अगर ये अवतल लेंस है, और ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, दोनों के लिए अगर मैं फोकस की बात करूं तो इसका फोकस जो होता है वो इस साइड होता है, और इसका जो फोकस होता है वो भी इस साइड होता है। तो आप एक बात देखें कि लेंस के लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज है, दर्पण के लेफ्ट साइड में अगर कोई चीज है, तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, या तो वो अवतल लेंस होगा, या फिर क्या होगा, या फिर वो अवतल दर्पण होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर बी किसने दिया है, जिसने बी आंसर दिया है उनका आंसर सही होना चाहिए, और जो आंसर किसी ने दिया ही नहीं है। तो आप एक बात नोट कर लेना कि अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो लेंथ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब है कि या तो वो अवतल लेंस होगा या फिर वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, लेंस कौन सा होगा, अवतल, दर्पण कौन सा होगा, वो भी अवतल ही होगा। क्योंकि उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है, याद रख लेना। ठीक है, रामकृष्ण भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भाई, सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, गुड इवनिंग। शाम का 6 बजे है, सुबह का 6 बजे नहीं, जाग जाओ। ये वो कह दिया ना कि जब जागो तभी सवेरा, वो मतलब नहीं है, शाम हो चुकी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कहता है, 4 कहता है कि हमारे पास में निम्न उपकरण दे रखे हैं, और वो उपकरण कौन से हैं, वो उपकरण हैं आपके लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, अमीटर और विद्युत फ्यूज। 4 उपकरण हमें दे रखे हैं। पूछा क्या गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। याद रखना है कि नहीं है, क्योंकि नो पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कोई आपसे नो बोल रहा है तो उसका मतलब नो ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसे हाँ समझ लेते हैं, उस चीज पर ध्यान नहीं देना है। हाँ पर, यहाँ पर नो मीन्स नो ही है,
यानी हमें बताना है कि ऐसा कौन सा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। तो आप अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर की बात करें तो आप जानते हैं कि लाउड स्पीकर के अंदर हम वहां पर चुंबक देखते हैं, और अगर चुंबक दी है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हम चुंबक का यूज इसलिए कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र लाया जा सके, और अगर चुंबकीय क्षेत्र ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धारावाही कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ही ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। चलो यहाँ पे बात होगी। वोल्ट मीटर देखा है कि हाँ जी देखा होगा। अगर वोल्ट मीटर और अमीटर की बात की जाए तो इसमें भी हम कुंडली को घुमाते हैं, और कुंडली को घुमाने के लिए विद्युत धारा और विभवांतर को मीजर किया जाता है। तो बचा कौन, हमारे पास में फ्यूज बचा, जो सबका उड़ा हुआ है, किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है। केवल आंसर जो दिया है वो त्रिषा शर्मा ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बाकी किसी का आंसर सही नहीं है, सबके फ्यूज उड़ चुके हैं, क्योंकि आंसर भी क्या है, विद्युत फ्यूज है। ये क्या करता है, ये करंट को रोकने के लिए काम आता है। मान लीजिए कि आपके घर में लाइट तेज हो जाती है, कभी कभी तेज हो जाती है, हम कह देते हैं फेस चला गया, कहते हैं लाइट तेज हो जाने के बाद में हमें डर रहता है कि कहीं बल्ब ना चला जाए, कहीं कोई उपकरण खराब ना हो जाए, टीवी ना फूक जाए, और हमारे यहाँ पे अगर फ्रिज भी चल रहा रहता है, इन्वर्टर भी चल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या हो, ये खराब ना हो जाए, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, एक फ्यूज लगा देते हैं बीच में, और इस फ्यूज में एक वायर होता है। जैसे ही लाइट तेज होती है तो ये वायर क्या करता है, टूट जाता है, पिघल जाता है, क्योंकि यहाँ पे हीट की वजह से जैसे ही पिघलेगा तो लाइट के कनेक्शन खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद आपके उपकरण खराब नहीं होते। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए यूज नहीं होता, ये यहाँ पर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि धारा के प्रवाह को रोका जा सके। आया समझ? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कहता है कि हमारे पास पौधों की पत्तियां हैं, वो यहाँ पे भोजन को तैयार करती हैं। तो हम किचन के रूप में भी जानते हैं कि पत्तियां किचन ऑफ ट्री कहलाती हैं, ठीक है, रसोई घर कहलाती हैं। तो इनके द्वारा जो भोजन बनाया गया है तो उनको ले जाने वाला कौन है, वो फ्लोएम है, क्योंकि फ्लोएम के माध्यम से पौधे के कई भागों तक पहुंचाया जाता है। अब आपसे बोला जाए कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो पत्ती के द्वारा भोजन, जब पत्ती के द्वारा फ्लोएम अगर भोजन पहुंचा रहा है तो उसके पास में भोजन पहुंचना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वो जड़ भी हो सकती है, क्योंकि खाना तो पेड़ के हर भाग को चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं जो खाना खा रहा हूं वो मैंने मुंह से खाया तो केवल मुंह को खाना चाहिए, भाई नहीं, हमारे हर भाग को खाना चाहिए होता है, क्योंकि खाने के द्वारा ही हमें प्रोटीन, हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये सारी चीजें मिलती हैं। और किसको चाहिए होता है, सेल को चाहिए होता है, क्योंकि हम कोशिका से बने हुए हैं, और कोशिका को सब चाहिए, तो पूरे बॉडी ही कोशिका से बनी हुई है। तो खाना भले ही हमने मुंह से खाया हो, लेकिन वो जाता कहां पर है, हमारी पूरी सेल तक जाता है। ठीक है, तो आपसे भी यहां पर बोला जा रहा है कि अगर पत्तियां खाना बना रही हैं तो पौधे के हर भाग तक पहुंचना चाहिए। तो पौधे का हर भाग कौन सा होगा, यहां बोल रहा है केवल केवल बीज तक नहीं भाई, केवल जड़ों तक नहीं, केवल जड़ों और फलों तक नहीं भाई, कहां तक, जड़ को भी चाहिए, बीज को भी चाहिए, फल को भी चाहिए, और विभाज्यों तक, ऊतकों को भी चाहिए, जितने भी आपके विभाज्यों तक ऊतक होते हैं उन सबको चाहिए। तो जो भी खाना बनाया जाएगा चाहिए सबको। वो सुना है कि अगर तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, तो यही हाल है कि अगर खाना बनेगा तो सबको मिलेगा। ठीक, बिल्कुल सबका आंसर आ रहा है। त्रिषा शर्मा का आंसर, फोकस झूठ बोला कौन, भाई पूनम कौन यहाँ झूठ बोल रहा है पता नहीं, बाकी सबका डी आंसर आ रहा है। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। फिर आ गया ऐसा ही क्वेश्चन। अभी बात हो रही थी फ्लोएम की, अब बात कर रहा है परिवहन की। क्या कह रहा है कि पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तक प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों और अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण में भी खाना ही तो बनता है, और अगर खाना बन रहा है, न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, तो यहां पे कौन सी प्रोसेस होगी जिसकी वजह से वो न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। हाँ अच्छा, आपस की बात है, कोई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे मैंने पूछा है क्या, कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है,
प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां खाना बनाती हैं, तो खाना कहाँ पहुंच रहा है, पेड़ के सारे भागों पर पहुंच चुका है, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा। अब वो पूछ रहा है कि जो प्रोसेस है ना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, वो क्या है, क्या वो ट्रांसपिरेशन है, या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट है, या गटेशन है, या फिर ट्रांसपिरेशन है। तो भाई ऑप्शन नंबर यहां पे डी सही होगा, स्थानांतरण यानी ट्रांसपिरेशन। मुझे लग रहा है ये ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, पिरेशन लिख गया है, ये ट्रांसपिरेशन नहीं है, ये लोकेशन है। भाई बाष्पोत्सर्जन की वजह से कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह थोड़ी जा रही होती है, उसको ले जाने के लिए हम ट्रांसलोकेशन का यूज कर रहे हैं, वो भी स्थानांतरण का, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से यहाँ पे पानी की जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो एक्स्ट्रा पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, वो बाष्पोत्सर्जन है। लेकिन यहाँ तो परिवहन की पूछ रहा है ना, जाने की पूछ रहा है। जाने के लिए आप क्या करोगे, एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण ही तो करोगे, तो ट्रांसलोकेशन होगा, डी आंसर होगा। अब आया है ना आंसर सभी का, डी आंसर। बाकी के सबने डिलीट कर लिया भाई, गलत आंसर डिलीट कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। ये दिया है कोई बड़ा सा क्वेश्चन, क्या दे रखा है, कहता है ये कि कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां होती हैं। तो सबको पता है कि जो भी चीजें हमें अर्थ पे पाई जा रही हैं, सर आज किसकी नजर लग गई है ये नहीं पता किसकी नजर लग गई है, लेकिन अगर ऐसा गलत आंसर आ रहे हैं तो नजर तो किसी की लगी है भाई। अगर कोयला और पेट्रोलियम का हम अगर यूज कर रहे हैं, जो कि जीवाश्म ईंधन है, इनसे या तो हमें कुछ फायदा भी होता है और हमें कुछ हानियां भी होती हैं। ठीक है, कहता है कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 तो सही हैं, 3 तो बातें सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक है जो कथन असंगत है, जो कि कैसा है, इनकंसिस्टेंट है। असंगत का मतलब है कि जो इससे मतलब नहीं रखता, जो इसके लिए नहीं है। चलिए बात करते हैं कौन सा। पहला कहता है कि अगर हम किसी को जलाएं, किसी को क्या, कोयला और पेट्रोलियम को जलाएं, तो जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम कोयले को जलाएंगे, पेट्रोलियम को जलाएंगे, तो इनके द्वारा जले, अगर इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, उत्सर्जित तो होगी। अगर उत्सर्जित होगी तो वातावरण भी गर्म होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे वातावरण को गर्म करती है। अगर वातावरण गर्म होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी होगी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जितनी भी आपको बर्फ मिलती है वो पिघलने लग जाती है और समुद्र का स्तर बढ़ता है। तो इसका मतलब पहला तो कथन हमारा सही है, हमसे तो गलत पूछा है। बी क्या कहता है यहाँ पे, इसका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफायती होते हैं। तो दे आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द थर्मल पावर प्लांट एंड आर इकोनॉमिकल इन कॉस्ट। तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि ये लागत में किफायती होते हैं, ये बात यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि इनका उपयोग तो ताप विद्युत संयंत्र में किया तो जाता है, लेकिन ये बहुत किफायती होते हैं, ये बात सही नहीं है। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी सी जो है यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो अम्ल वर्षा हो जाती है, होता ही है। लास्ट कहता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की अगर उपस्थिति हो, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका जो यहाँ पे बोला गया है असंगत कथन, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या बकवास चल रही है, पढ़ाई से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बाकी सारी चीजें हम करते रहेंगे। किसी के सही आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन हम बकवास जरूर करेंगे कि कोई कॉपी कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, कोई इसकी नहीं, कोई कह रहा है मैं तेरी कॉपी नहीं कर रहा। क्या मतलब इन बातों का, आंसर दो, पढ़ो। यहाँ पे कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अभिसारी लेंस है। अभिसारी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज कौन करता है, अवतल करेगा या उत्तल करेगा, तो उत्तल लेंस करता है। तो ये एक उत्तल लेंस है। क्या फोकस दूरी है, एफ दे रखा है हमें कितना,
50 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैंने अभी बताई थी कि पॉजिटिव होती है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। तो आप यहां पे कह सकते हो कि जब मैं अभिसारी की बात कर रहा हूं तो अभिसारी की फोकस दूरी हमें दे रखी है कितनी, 50 सेंटीमीटर। और अपसारी लेंस की, जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है और जो अवतल लेंस कहलाता है, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। ये बात यहां तक हमें समझ में आ गई। और क्या दे रखा है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं, तो जोड़ना मतलब क्या है, दोनों की पावर को अगर मैं जोड़ के रख दूं तो इसका मतलब है कि मुझे पावर दोनों की ऐड करनी होगी। तो सबसे पहले मैं पावर तो निकाल लूं। तो अभिसारी के लिए अगर मैं पावर निकालूं तो क्या होगा, तो आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू होगा 1/f। P1 मैंने क्यों बोला है कि यहां पे मैं F1 का यूज कर रहा हूं, तो P1 इक्वल टू F1 हो गया। ठीक है, यहां पे हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि F होता है वो मीटर में होता है, और अगर मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 100/f, और F जो है यहां पे वो सेंटीमीटर में है। ठीक है जी, अब आप आंसर लगा लो कि 100 है, F कितना है, 50 है, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 है क्या, डायोप्टर है। 2 क्या है, डायोप्टर है। ये आ गई हमारी अभिसारी लेंस की पावर। ठीक है, अब बात करते हैं अपसारी लेंस की पावर। फॉर्मूला वही है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो P2 जो आएगा वो आएगा 100/F2। ठीक है, ये F1 है। F2 हमारे पास में कितना है, माइनस का 20 है, तो 100/-20 कितना हो जाएगा, तो 20 से इसको काटेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 5D आएगा, 5 डायोप्टर। ठीक, अब बताओ पावर को ऐड करना है। अब हमारे पास में एक की पावर आई है 2D, तो हमने यहां पे ऐड कर देंगे, तो P1 हो गया हमारा 2D। पावर दूसरी कितनी आई है, माइनस का 5D है, तो प्लस की जगह पे यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5D आएगा। 2 में अगर माइनस का 5 को हम क्या करें, ऐड करें, तो क्या आएगा, ये माइनस का 3D आएगा, जो कि आंसर आपका दे रहा है कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। किसका आया है ए आंसर, प्लस का 3D कैसे है, प्लस का 3D नहीं आएगा, प्लस का 3D तो आने का चांसेस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, कि हमारे पास पावर किसकी ज्यादा है, हमारे पास में पावर जो ज्यादा है वो किसकी है, आप उसको देखो। यहां पे अभिसारी की जो पावर दे रखी है वो 2D दे रखी है, अपसारी की जो पावर दे रखी है वो माइनस का 5D दे रखी है। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस में आंसर आएगा ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस का 3D होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 9 से पहले में हम अपना प्रमोशन कर देते हैं। और प्रमोशन क्या है कि हमारा एक बैच आया है जो कि है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच को पढ़ाने वाला हूं मैं। और मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने वाला हूँ, और जिसमें मैंने फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट भी कर दी हैं। और अगर आप इन क्लासेस को देखना चाहते हैं, थ्योरी को समझना चाहते हैं, कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो इन क्लासेस के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन पे। और ये एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पर मिलेगी, और प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप हमारे इस इंटरफेस को देखेंगे जो कि है साइंस स्पेशल बैच, जो कि 99 रुपए में मिलने वाला है। तो आप 99 रुपए में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ सकते हैं मेरे साथ में। तो जल्दी कीजिए, आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में इस बैच को जरूर खरीदेगा, क्योंकि इस बैच में आपको वो सब मिलने वाला है जो अदर बैच में आपको 1500, 2000, 4000 में नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पे मैं कंटेंट जो प्रोवाइड करने वाला हूँ बेस्ट कंटेंट रहेगा, और इस कंटेंट को आप ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है हमसे, कहता है कि दर्पण के सूत्र की बात कर रहा है। हमारे पास में दर्पण का सूत्र होता है, तो दर्पण के सूत्र के अनुसार हम फोकस दूरी किसके बराबर होगी, इन चारों में से फोकस दूरी किसके बराबर होगी। सबसे पहले हमें मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई सबको मालूम है क्या, कि दर्पण का एक फॉर्मूला होता है जहां से हम फोकस दूरी, इमेज
और वस्तु की दूरी का पता करते हैं, ठीक है। और वो फॉर्मूला होता क्या है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/b। होता है कि नहीं होता? 1/u प्लस 1/b। तो आप इसके आधार पर कैसे बताओगे कि इसमें से आंसर सही होगा? तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे u और b का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब u और b का एलसीएम लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा b, और इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा u। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आया वो 1/f का आया। आपके अकॉर्डिंग आंसर ये होना चाहिए, लेकिन क्या होगा कि क्योंकि ये 1/f का है, आपको निकालना है f का, क्योंकि हमें फोकस दूरी की पूछा है। तो फोकस दूरी हो जाएगी तो ये फॉर्मूला उलट जाएगा और ये बन जाएगा UB/u प्लस का b। अब देख लो आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल त्रिशा शर्मा ने आंसर बताया है कि ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो यहाँ पर ए ही आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो मिरर फॉर्मूला दिया गया है, इससे हम अगर फोकस को निकालेंगे यानी फोकल लेंथ को निकालेंगे तो हमें इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर लास्ट में जाके पलटना पड़ेगा। क्यों पलटना पड़ा? क्योंकि ये वैल्यू आई वो 1/f की आई और हमें वैल्यू चाहिए f की। आया समझ? बिल्कुल फोकस ऑन टारगेट, पूनम, त्रिशा, सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 10 बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। जब तक आप इन चीज़ों को फोकस नहीं करोगे, जब तक आप आंसर नहीं दोगे, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होगे, तब तक आप चीज़ों को इतने अच्छे से नहीं सीख सकते। क्योंकि हमारा फोकस तब बढ़ता है जब हम खुद उसमें शामिल होते हैं, क्या ना? अगर हमारी लड़ाई हो रही हो तब भी हमारा फोकस बढ़ेगा। लड़ाई नहीं हो रही होगी तो हम वहां पर बस तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे जितने भी लोग गए हैं वो बस अब देख रहे होंगे, लेकिन अगर जो आंसर दे रहा है ना वो उसमें शामिल है, और जो शामिल हो जाएगा वो यहाँ पे अपने उस फोकस के साथ में उस पर ध्यान देगा जो वास्तव में दिया जाता है। इसलिए कहता हूं कि फोकस करो, ठीक है। फोकस ऑन टारगेट के अलावा, यानी उन्होंने नाम रखा है, वास्तव में अपने टारगेट पर फोकस करना चाहिए। तो आपका टारगेट है ये कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पूछा है, कि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता क्या है। सर जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे ज्यादा बड़ा तो आंसर है। ये क्वेश्चन है, आंसर तो ये हैं छोटे छोटे। हमसे पूछा गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले बात तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है Na, जो कि सोडियम है, और हाइड्रोक्साइड के लिए OH। तो ये बन गया आपका NaOH। इसका यूज क्या है? तो याद रखना कि साबुन अगर बनाते हैं ना, आपने तो नहीं बनाया होगा, साबुन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है। कागज के अलावा हम अगर कपड़े बनाना चाहते हैं तो वस्त्र उद्योग में इसका यूज किया जाता है। पानी की अस्थाई कठोरता को दूर करता है। अब आपके माइंड में आएगा कि कौन से आंसर सही होने चाहिए। पहला कहता है कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में, तो मैंने लिख रखा है बिल्कुल साबुन और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, तो पहला सही है। दूसरा कहता है कागज के विनिर्माण में, तो कागज उद्योग में इसका यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही हो गया। तीसरा कहता है कि उपयोग जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। आप देखो मैंने लिखा है अस्थायी कठोरता। जब अस्थायी कठोरता अगर हटानी हो तो क्या करना पड़ेगा, तब हम NaOH का यूज करेंगे। लेकिन जो परमानेंट कठोरता है उसको हटाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं, इसलिए थर्ड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है, अगर ऑप्शन नंबर ए के अलावा अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आप गलत हैं। सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा, सी होगा। सी इसलिए होगा कि हमसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, कौन सा उपयोग नहीं है। तो नहीं कौन सा है, केवल थर्ड है, बाकी फर्स्ट और सेकंड जो है वो सही है। भाई मैंने आंसर गलत लिख दिया तो आंसर अब वही आना स्टार्ट हो गए हैं, ए, लेकिन ए आंसर नहीं है, आंसर सी ही है। सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे केवल थर्ड जो है वो उपयोग नहीं है, और हमसे यही पूछा है कि उपयोग कौन सा नहीं है। बाकी दोनों जो है वो यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है।
सर क्वेश्चन देख लिया मैंने, देख लिया, देख के ही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 11। 11 कहता है कि एक स्थायी धारा, एक हमारे पास में करंट है, धारा होती क्या है, करंट होता है, जो कि हमारा क्या होता है, आई होता है। प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होता है, ठीक है। आई समय में इसके दोबारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, हमसे पूछा गया है कि समय भी दे रखा है, आई समय नहीं है, ये टी समय है। टी समय में इसकी हीट पता करनी है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H इक्वल टू, हीट इक्वल टू क्या होगा, हीट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि करंट तो ज्यादा हो, रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो, और टाइम भी ज्यादा हो, तो हमारा बन के आ जाता है ऑप्शन नंबर बी। हाँ हाँ पहले ही बोला था, हो गया होगा, ठीक है, मैंने फिर बाद में बता तो दिया, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, लेकिन इसका आंसर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हीट उत्पन्न हो रही है, और हीट कब उत्पन्न होती है, जब हम करंट को फ्लो होने ना दें। वो कैसे, जैसे आपने हीटर देखा होगा, हीटर में क्या होता है, हीटर जलता है, जलता क्यों है भाई, हम तो करंट दे रहे हैं लेकिन वो जल रहा है। जलने का मतलब क्या है कि हमारे उसमें जो नाइक्रोम का वायर यूज हुआ है ना, वो वायर करंट को आगे बढ़ने नहीं दे रहा, और करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा ना, तो वहां पे क्या होगा, हीट उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए हीटर आपको जलता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा जो पानी गर्म करने की मशीन होती है ना, मोटर, जो पानी गर्म करने की रॉड आती है, वो रॉड भी क्या होती है, हीट देती है, जबकि हम उसको क्या दे रहे हैं, हम तो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट दे रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या है कि उसका जो वायर होगा, जो उसमें यूज हुआ है पदार्थ, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए वो जलता है। आपने बल्ब को जलते देखा होगा कि बल्ब जल रहा है, जबकि हम तो करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होगा, हीट उत्पन्न होती है, और हीट की वजह से वो गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद में प्रकाश देता है। जो आयरन होती है, जिससे हम क्या करते हैं, इस वो कहते हैं ना, प्रेस करके लेके आए, कपड़े प्रेस किए जाते हैं जिससे, वो आयरन भी ऐसी ही होती है, उसमें भी एक लेयर लगी होती है जो कि करंट प्रोवाइड करने पर हीट देती है। सर आपका बैच ले लिया है, क्लासेस जो होती हैं वो शाम को 4 बजे चलती हैं। मैं आपको बता दूं कि क्लासेस जो हैं वो शाम को 4 बजे होती हैं। आज क्लास हुई थी लेकिन किसी वजह से वो क्लास शायद शो नहीं हुई है, लेकिन आपकी जो क्लासेस रहेंगी वो शाम को 4 बजे दिखेंगी, और आपको रोजाना लाइव क्लास पे, ये बैच आपको लाइव क्लास पे मिलने वाला है, तो आप जल्दी कर लें, क्योंकि इस बैच की जो टाइमिंग है वो 4 बजे है, और इसके अलावा इसका जो प्राइस है 99 रुपये, वो लिमिटेड टाइम तक है, और वो लिमिटेड टाइम जब जैसे ही आपके पास में आएगा वो बता दिया जाएगा कि अब खत्म होने वाला है, तो अभी जल्दी ले लो, क्योंकि अभी 99 रुपये का है, बाद में इसके प्राइस बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 क्या कहता है, पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो। बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन इसको देखो कैसे करते हैं। यहां दे रखा है 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध हैं मेरे पास। अब 8 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध किस में जुड़े हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी इस तरीके से आपका श्रेणी क्रम कैसा होता है, इस तरीके से संयोजित होंगे, ठीक है। ये मैंने बना दिया श्रेणी क्रम। एक है आपका 8 ओम का, और एक दे रखा है 12 ओम का। ये जुड़े हैं दोनों किससे, बैटरी से। कितने की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब मुझसे बोला गया है कि B1 और B2 जो हैं वो A और B के सिरों पर विभवांतर हैं, तो यहां पे विभवांतर लग रहा है B1, और यहां पे विभवांतर लग रहा है B2। ये पोजीशन जो है वो 8 ओम के प्रतिरोध के लिए वो A है, 12 ओम के प्रतिरोध के लिए B है। इतनी बात समझ में आ गई। I1 और I2 उनसे होकर प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं, तो यहां से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो तो I है, लेकिन ये जो प्रवाहित हो रही है वो इसने बोला I1 है, और यहां पे जा रही है वो I2 है, ठीक है। तो B1 बटे B2 और I1 बटे I2 क्या होंगे, ये हमें बताना है। चलिए आगे बताते हैं, आगे क्या होगा आप चल के बात करते हैं। पहले तो हम पता कर लेते हैं कि हमारे पास में टोटल प्रतिरोध कितना है, और श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं कि R1 प्लस R2।
हमारे पास R1 कितना है 8 है, R2 कितना है 12 है, तो टोटल प्रतिरोध हमारे पास कितना हो गया 20 ओम का प्रतिरोध हो गया। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ठीक है, फॉर्मूला एक होता है ओम का नियम, और ओम का नियम बताता है कि B बराबर होता है IR। B बराबर क्या होता है IR, ओम का नियम बताता है। अब यहां से मैं टोटल करंट देख लूं कि कितना प्रोवाइड किया जा रहा है, तो करंट के लिए मैं क्या करूं, I बराबर हो जाएगा B अपॉन R। B की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 6 है, R की वैल्यू कितनी है 20 है, और जैसे ही मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर आएगा क्या 0.3 एम्पियर। ये आपको पता चल गया कि इसमें जो करंट दिया जा रहा है ना वो 0.3 एम्पियर का करंट है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो 20 ओम का। इतनी बात मुझे पता चल गई है। ठीक, अब पूछो यहां पे दिया क्या क्या, पता क्या करना है, B1 बटे B2 पता करना है, I1 बटे I2 पता करना है। तो B1 बटे B2 कैसे पता करेंगे, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है यही B बराबर IR। तो B बराबर IR में हो जाएगा B1 बराबर IR। ठीक है, और B2 के लिए क्या हो जाएगा B2 बराबर IR। अब मैंने दोनों में I सेम लिया है, इसका मतलब यह है कि दोनों अगर श्रेणी क्रम में हैं तो करंट पूरा जाएगा। जितना करंट छोड़ा गया है वो आपके चाहे रेजिस्टेंस ये हो चाहे रेजिस्टेंस हो, सेम रेजिस्टेंस पे यानी श्रेणी क्रम में एक ही करंट रहने वाला है, सेम करंट रहने वाला है। तो अब बता दो I की वैल्यू कितनी है 0.3, R की वैल्यू कितनी है, तो R1 और R2 की बात की जा रही है। R1 हमारे पास में 8, कितना आ गया, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 2.4 वोल्ट। ऐसे ही R2 के लिए निकाल लो, तो ये करंट कितना प्रोवाइड किया जा रहा है 0.3, R2 कितना है 12 है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 3.6 वोल्ट। अब यहां से मैं B1 बटे B2 निकाल दूं तो क्या निकल के आएगा, 2.4 का डिवाइड करेंगे 3.6 से, और आंसर आपका क्या हो जाएगा 12 से काटेंगे तो 2/3, यानी B1 बटे B2 की वैल्यू आ गई है 2/3। तो 2/3 किस में दे रखा है, तो A ऑप्शन गलत हो गया, B ऑप्शन गलत हो गया, हमारे पास D और C बचा। ठीक है, ये मैंने B1 और B2 निकाल लिया है। अब आपसे पूछा जा रहा है I1 और I2 क्या होगा, तो I1 बटे I2 का याद रखना कि करंट तो भाई सेम प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए 0.3 का 0.3 से याद करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रुप डी में भी यूपीएससी लेवल की साइंस आती है भाई, जो क्वेश्चन आंसर अगर आप मैं सॉल्व करा रहा हूं ना इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं ना ये ऐसे ही हो जाएगा। क्या 8 और 12 कितना हो गया 20 हो गया, आई करंट कितना हो जाएगा 6/20 यानी 0.3 हो गया, B1 कितना हो जाएगा, B1 में I और R1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 या 24 होते हैं तो 2.4 आएगा, और B2 क्या हो जाएगा 12 या 36 होते हैं तो 3.6 आएगा, और 2.4 अपॉन 3.6 होगा यानी 12/24 यानी 2/3 हो गया, और यहाँ पे करंट तो 0.3 अपॉन 0.3 इसका मतलब एक है, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा करोगे तो। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं ना तो इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं उस फॉर्मूले के आधार पर आपको लगेगा ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन ये टफ आंसर नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दो कि 8 और 12 20 होते हैं, B बराबर IR होता है, तो यहां से करंट वैल्यू निकालेंगे तो 6/20 यानी 0.3 आ गया, तो ऐसे सॉल्व करोगे आंसर निकल के आ जाएगा। कचरा उठाने के लिए भी इतना, हाँ बिल्कुल भाई पढ़ना पड़ता है। आप एक बात याद रखना कि जितना आप ऊपर जाएंगे यानी एनटीपीसी का एग्जाम देख लो, आप एएलपी का एग्जाम देख लो, इसमें जो साइंस का लेवल रहता है वो थोड़ा डाउन रहता है क्योंकि इनमें एग्जाम्स दो होते हैं, दो, ठीक है, प्री और मेंस। लेकिन ग्रुप डी में एग्जाम होता है एक, अगर एक एग्जाम है तो टफ ही आएगा ना। टफ क्यों आएगा, क्योंकि संख्या ज्यादा है, एग्जाम एक कराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 13। 13 क्या कहता है कि हमारे पास में है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, सोडियम सल्फाइड है, तो दिमाग लगाओ सोडियम सल्फाइड क्या होता है, तो मैं बता देता हूं कि सोडियम सल्फाइड होता है Na2S, ये होता है सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक्वस यानी जली विलयन जो होगा, जली विलयन का मतलब है कि जल में HCl को मिला दिया गया है, उसे कहते हैं तनु। तनु का मतलब डाइल्यूट, एक्वस फॉर्मूला, तो ये क्या है, ये HCl है, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है HCl होता है। इनकी करा दो रिएक्शन, और इनकी रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलती है, एक दुर्गंध युक्त गैस मिलती है। एक गैस मिलती है जो वास्तव में बहुत ज्यादा कैसी होती है, दुर्गंध देती है, बहुत ज्यादा रंगीन। ठीक है,
तो यहां से बनेगा क्या, पहले तो आप ये निकालो, Na2S की HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो ये Na क्या करेगा, इस HCl में Cl के साथ में अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। तो ये क्या है, Na हमारे पास में कितने 2Na हैं, Cl कितने हैं, तो ये बन जाता है NaCl। ठीक है, ये क्या बन गया NaCl। तो हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, क्योंकि Na दो थे और Cl अगर दो होंगे तो यहाँ पे दो बनाना पड़ेगा। बचा क्या, अब एक बचा हमारे पास में H, यानी ये H कितने हैं, दो, और एक S है, तो बचेगा क्या, बनेगा क्या, H2S बनता है। और ये H2S की ही बात की जा रही है कि यहाँ पे हमें एक गैस मिलती है जो कि ये है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहेंगे इसे, हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ही है जिसमें दुर्गंध बहुत ज्यादा आती है, ऐसी आती है कि जैसे अंडा सड़ जाता है वैसी। अगर आपने सड़ा हुआ अंडा देखा ना, तो सड़े हुए अंडे जैसी इसमें बदबू आती है, इतना भयंकर होता है ये। तो यहाँ पे हमने सोडियम सल्फाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड मिला। और सोडियम क्लोराइड के साथ में गैस मुक्त हुई, वो थी H2S, जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल आगे आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, कि हमारे पास में एक रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है जो बेकिंग सोडा का निर्माण करती है। अब दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, अगर बेकिंग सोडा का निर्माण हो रहा है तो बेकिंग सोडा बन रहा है तो उसका फॉर्मूला होता होगा। तो याद रखना, जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। दिमाग लगाना कि NaHCO3 किस में बन रहा है, पहला देखोगे तो यहां पे NaSCO3 की तो अभिक्रिया कराई जा रही है, बन तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण मिल रहा है, तो ए तो गलत हो गया। बी को देखते हैं कि यहां पे सोडियम क्लोराइड लिया, यहां पे जल भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लिया, अमोनिया भी ले लिया, और हमें यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलता है कि एक तो मिलता है अमोनियम क्लोराइड और एक मिलता है हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि है आपका ये। तो हमारे पास में NaSCO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, यही है बेकिंग सोडा, जो कि केवल चारों में से केवल इसमें ही मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी किसी में NaSCO3 नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया था तो इसमें रिएक्शन कराई जा रही थी, ना कि प्रोडक्ट में मिला है, इसलिए आज का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आंसर किसने दिया है, त्रिशा शर्मा ने दिया है, और इसके अलावा फोकस ऑन टारगेट ने दिया है। बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहा है। तो ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं तो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए इन चीजों पे। हमें अगर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता है तो यहाँ से आपके लिए आंसर लगा निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में दिया गया है NaSCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास में एक धारावाही परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित पता करना है, क्या होता है। तो धारावाही परिनलिका की बात की जा रही है। धारावाही परिनलिका का मतलब क्या होता है, एक सोलेनॉइड की बात की जा रही है। और सोलेनॉइड का मतलब होता है कि आप इस तरीके से वायर को क्या कर दो, इस वायर को यूं कुंडली रूप में आप अगर लगा देते हैं और इसमें करंट प्रोवाइड करा देते हैं तो ये सोलेनॉइड की तरह काम करता है और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब बात की जाती है, चलिए देखते हैं। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो भाई एक बात याद रखना, चलो मैं बता देता हूं कि जैसे अगर आप यहां पे बात करेंगे, मैग्नेट देखिए, तो मान लो मैग्नेट होती है ये, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, जहां पे मैग्नेट होगी। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे चलेगा कि एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ, तो यहाँ पे जो चलता है वो इस तरीके से चलता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस तरीके से आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ में आप क्या देखोगे, अंदर की तरफ में ये बिल्कुल सीधे जा रही होती हैं। यहां तो इसने कर्व बनाया, लेकिन अंदर कैसे जाती हैं, सीधी रेखाओं के रूप में चलती हैं, क्योंकि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। ऐसे ही अगर मैं इसमें करंट प्रोवाइड कर रहा हूं ना, तो ये भी चुंबक की तरह काम कर रहा है
और अगर ये चुंबक की तरह काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा वो कैसा होगा, वो सीधा बन रहा होगा, सीधी रेखा में, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है, इसलिए आपका पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि परिनलिका के अंदर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये क्या कह रहा है, मान लीजिए मेरे पास में लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, उसे मैग्नेटाइज करना है, तो मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे इसके चुंबकीय क्षेत्र में लाना पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में यहां पे लाऊंगा तो क्या होगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर रख दूं ना, मैंने ये लोहे का टुकड़ा रखा, ये यहां पे रख दिया, तो ये क्या होगा, ये मैग्नेटाइज यानी मैग्नेट की तरह इफेक्ट काम करने लगेगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये भी बात सही है, हमारे पास में दोनों ही आंसर सही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, डी आंसर होगा। ठीक है, पूनम गलत है, ए आंसर नहीं होगा, छोप सिंह ए आंसर नहीं होगा। यहां पे दोनों आंसर सही होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी सोलेनॉइड की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल भी वायर की बात कर रहा हूं कि अगर किसी भी वायर में आप करंट को फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो कराने पर उसके आसपास वाले क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब है कि जो वायर है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट भी पाया जाएगा। इसी वजह से हम इसका यूज करते हैं सोलेनॉइड का, यहां भी मैग्नेट बनता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब भी वायर में करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन नहीं है, यही था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, था इसके बाद भी लेकिन शायद छूट गया है, तो चलिए यही आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था जो कि मैंने समझाया। बाकी आपने देखे हमने 15 क्वेश्चन किए, और ये 15 क्वेश्चंस अच्छे से समझने की कोशिश की है किस तरीके से सॉल्व की जाते हैं। और आपको अगर ये सॉल्व करना पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्लास को लाइक जरूर करिएगा, इसके अलावा अपने साथियों को शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे, शेयर करेंगे उनको, वो लोग भी यहाँ पे आएंगे, तो आपका और ज़्यादा मन लगेगा, आपको बात करने का और मौका मिलेगा, और आंसर देने का भी अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा कि क्या इससे पहले भी अदर क्लासेस हुई हैं, तो बता देता हूं कि हाँ, हमने इससे पहले भी अदर क्लासेस दी हैं और उनकी प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड की है। अगर आप यादविन स्मार्ट क्लासेस के चैनल पे जाते हैं तो प्लेलिस्ट के वाले ऑप्शन में जाके साइंस की अदर क्लासेस को भी देख सकते हैं, जो कि 17 अगस्त 2022 की शिफ्ट फर्स्ट से चल रही हैं, और आज हमने 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो शिफ्ट सेकंड रहेगी। अब दिमाग में आएगा कि भाई जो पढ़ाया है तो सर इसकी पीडीएफ भी मिलती है, हाँ जी मिलती है। कहाँ मिलती है, तो आपको जाना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है ये, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस। आप जाकर सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद में आप उसको ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पे ज्वाइन करने पर आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी गई हैं, तो सारी पीडीएफ आपको एक जगह पर मिलती हैं, तो आप जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हमारा एक बैच आया है जो कि साइंस स्पेशल बैच है, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, और एक अच्छे कंटेंट के साथ में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी लोगों का यही पूछना है कि मैं यहाँ पे बैच कब लाइव होता है, तो मैं बता दूं शाम को 4 बजे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी। शाम को 4 बजने के टाइम, जैसे ही आपके शाम को 4 बजते हैं तो 4 बजे आपकी एक लाइव क्लासेस यहाँ पे मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज हुई थी, शायद वो शो नहीं हुई है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कल फिर से वो क्लासेस होगी, और लाइव क्लासेस के साथ में आप जुड़ सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं जुड़ते हैं तो आपको ये क्लास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेगी, तो रिकॉर्ड बेस में भी आप देख सकते हैं। बाकी हम पीडीएफ तो सबका प्रोवाइड कराएंगे ही, जो भी क्लासेस होंगी उन सबकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। कंटेंट जो रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, थ्योरी में कंप्लीट कराने वाला हूं, और कंटेंट हम अपडेटेड रखेंगे, जैसे ही एग्जाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी आपको आंसर मिलते रहेंगे। ठीक है, सीरीज जो रहेगी वो टेस्ट सीरीज भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे आप अपने आप को आकलन कर पाएं कि हमने कितना सीखा है, हमने कितना इंप्रूव किया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बैच की क्लासेस शाम को 4 बजे होती हैं। बाकी आप सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप हमारा बैच ले सकते हैं, जो कि 99 रुपये में है। तो केवल 99 रुपये खर्च करने में मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें उससे फ़ायदा मिल रहा है, बैच हमारा ऐसा है जो वास्तव में अदर कंटेंट के लिए भी या फिर अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो 100 रुपये में कुछ नहीं होने वाला। अगर आप एग्जाम का फॉर्म भी भरते हो तो वो भी आपका लगभग 500 से 1000 रुपये का पड़ता है, लेकिन एक बैच आपको
100 रुपये में मिल रहा है, तो आप इस बैच को खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, हर एग्जाम के लिए यूजफुल है। तो जल्दी करिए, क्योंकि जब तक अगर आपकी इसकी बैच की फीस नहीं बढ़ रही है तब तक आपको पढ़ने में मजा भी आएगा कि हमने बस 99 खर्च किए हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने इस कंटेंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा तो खर्च कर ही दिया है, लेकिन हाँ, ये फायदे वाला सौदा है जो अभी आपको मिल रहा है। चलिए, हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपने ले लिया है। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हमको कल शाम को 6 बजे। और शाम को 6 बजे ये क्लासेस रोजाना रहती हैं। बाकी बैच की जो टाइमिंग है, यानी लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग रहेगी, वो शाम को 4 बजे रहेगी, जिसमें मैं आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाने वाला हूँ। तो जल्दी करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। उसका नाम है यादबिन स्मार्ट क्लासेस। कहाँ मिलेगी? तो प्ले स्टोर पर। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करके बैच को जरूर खरीदिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।